हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसके जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, दूसरा टॉपिक है होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर, उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंडिंग एन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच एन रैशनल नंबर निकालना, दो या तीन या चार जितने भी आप निकालना चाहो, कैसे किस तरीके से निकालते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को डेसिमल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर क्या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इरेशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रियल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, रियल नंबर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन पर रियल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर लास्ट टॉपिक है आपका रैशनलाइजेशन। देखने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जब आप पढ़ेंगे तो इजी लगेंगे, कोई ऐसी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। जो नंबर आप काउंट करते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर इनको ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं, साथ में जीरो और ऐड हो जाता है उसके, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है, पूरा, यानी इसमें आप कोई भी डेसिमल का नंबर नहीं ले सकते, फ्रैक्शनल नंबर नहीं ले सकते, होल नंबर ले जाएंगे, यानी पूरे पूरे नंबर ले जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं और ये भी इंफिनिटी तक। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, यानी पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर को हम इंटीजर कहते हैं, और साथ में उसके जीरो भी होता है, इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो सबसे पहली चीज है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। सबसे छोटा यानी लीस्ट नेचुरल नंबर जो होगा क्या होगा, लीस्ट नेचुरल नंबर है 1, और जो इसका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर नंबर में एक ऐड कर देंगे तो हमें एक नया नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर भी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ और साथ में जीरो भी हो तो उसे कहते हैं हम इंटीजर्स। ठीक है। ये आपके 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नंबर लाइंस के ऊपर इंटीजर्स को
किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखते हैं। स्केल से हम एक लाइन खींच लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसमें इक्वली पार्ट कर देते हैं। 0 से इसके बीच में लिखते हैं, और जो लेफ्ट हैंड पर लिखे जाते हैं वो माइनस के नंबर लिखे जाते हैं, -1, -2, -3, और ये डिस्टेंस बराबर की ली जाती है। 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस, 1 से -2, -1 से -2 के बीच की डिस्टेंस, -2 से -3 के बीच की डिस्टेंस बराबर लेते हैं स्केल पर, और राइट हैंड पर हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। ये तरीका है इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसे इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और उसके मिड पॉइंट पर हम 0 मार्क करेंगे, और राइट हैंड पर उसके लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड पर लिखेंगे निगेटिव नंबर। इस तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? यहां समझते थोड़ा ज्यादा है इसमें। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में जिन नंबर को लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। शर्त यह है कि नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो रैशनल नंबर are those number which can be written in the form of P upon Q and Q is not equal to 0। यानी नीचे वाला नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। अगर आपके पास नेचुरल नंबर लिखे हैं तो वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 कंसीडर किया जा सकता है, 1 मौजूद होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज 0 भी एक रैशनल नंबर है। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, एंड Q इज यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है।
जितने भी इंटीजर हैं चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों, ये भी सब रैशनल नंबर है क्योंकि इनके नीचे भी 1 होता है। तो क्या पता चला, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और क्योंकि जीरो भी रैशनल नंबर होता है इसलिए होल नंबर भी सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्या हुआ, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, पहला। दूसरा, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जीरो इज ऑल्सो आ रैशनल नंबर, जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। अब हमें कोई नंबर हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में तो मिलता नहीं है, हो सकता है वो नंबर एक होल नंबर हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो या कोई डेसिमल नंबर हो। अब किसी डेसिमल नंबर को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर रैशनल है या नहीं है रैशनल? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। डेसिमल नंबर, आपने देखा होगा कुछ नंबर जो होते हैं डेसिमल नंबर, वो कुछ प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। जैसे 2.25, 6.254, 9.786, 4.2425। तो ये भी टर्मिनेट हो गया 2 नंबर के बाद, ये 3 नंबर के बाद, ये भी 3 नंबर के बाद, ये भी 4 नंबर के बाद टर्मिनेट हो गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है यानी जो पॉइंट के कुछ प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म हो जाते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर रैशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है? जो नंबर पॉइंट के 2 प्लेस के बाद, 1 प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद, 4 प्लेस के बाद, 5 प्लेस के बाद, 10 प्लेस के बाद, 20 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, उनको हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। इसके बाद आता है कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते ही नहीं है टर्मिनेट, और ऐसी तरीके से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन रिपीट हो रहा है, यहां पर पॉइंट 3 का रिपीटेशन हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यहां पर 24 24 24 24 24 का रिपीटेशन हो रहा है, यहां पर 875 875 875 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इससे क्या पता चला कि वो सारे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट होते रहते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग चल रही है इनमें,
333 की, 242424 की, 875 875 875. All non-terminating repeating decimal number are रैशनल नंबर. ये भी सारे रैशनल नंबर होते हैं. दो रिजल्ट निकल के आए हमारे पास. पहला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होंगे वो भी रैशनल होंगे. टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, साथ में रिपीट भी करते हो, ये भी रैशनल होंगे. ठीक है. दो बातें समझ में आई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब रिपीटेशन आपका एक नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, 10 नंबर का भी हो सकता है. रिपीटेशन कितने भी नंबर का हो सकता है 20 नंबर का रिपीटेशन हो. लेकिन आपकी क्लास में तो 4-5 तक ही आप रिपीटेशन देख पाएंगे, 4-5-6 तक का मैक्सिमम देख लेंगे. तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फिर से दोबारा से सुन लीजिए. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी होते रहे, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं. और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो आपके हैं ही रैशनल नंबर. अब इसके बाद देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग. ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, ठीक है. ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते. यहां रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है कहीं कितने भी नंबर का, ना 1 नंबर का, ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का. यहाँ 4512 है, यहाँ 4531 आ गया, फिर 798, फिर 433 आ गया. यहाँ 1 0 के बाद 1 है, यहाँ 2 0 के बाद 1 है, यहाँ 3 0 के बाद 1 है, यहाँ 4 0 के बाद 1 है, यहाँ 5 0 के बाद 1 है. इसी तरीके से फिर 6 के बाद 7 के बाद, तो रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है. यहाँ 02002, यहाँ 0002, यहाँ 00002, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं. तो ऐसे नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर नहीं होते. नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होते हैं वो, ना टर्मिनेट होते. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल नंबर आर नॉट रैशनल नंबर. ठीक है. रैशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. सारे नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं, सारे होल नंबर रैशनल होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, जीरो भी रैशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नहीं होते। अब एक नया टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हमें 4/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, या 7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, या हमें -5/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, या फिर हमें -4/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला काम तो हम ये देखते हैं कि हमारी फ्रैक्शन जो हमें मिली हुई है, यानी ये रैशनल नंबर जो है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 जो है वो 5 से छोटा है, यानी डिनोमिनेटर से छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए सिंपली क्या करना है, आपको एक आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, आपने देखा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर आप स्टार्टिंग में 0 बना देंगे। अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप स्टार्टिंग में 0 बना देंगे, और उसके बाद इस पर आप करेंगे नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, 1, और ये यूनिट थोड़ी बड़ी लिएगा क्योंकि 5 पार्ट करना होंगे इसके, तो थोड़ा बड़ा सा एक यूनिट जो है थोड़ा बड़ा लेंगे तो आपको आसानी रहेगी पार्ट करने में। 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे 3। अब उसके बाद आपके पास देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या नंबर है। अब क्योंकि ये नंबर 4/5 है, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मींस कि 4/5 जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है, यानी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 और 1 के बीच में लाई करने का मतलब यह है कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जितना भी हमारा डिनोमिनेटर है उतना हम 0 और 1 के पार्ट कर लेंगे। 0 और 1 के बीच का जो पोर्शन है उसके उतने ही पार्ट कर लेंगे। 5 यहां पर लिखा, तो हम यहां कितने पार्ट कर लेंगे, 5 पार्ट कर लेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ये जो एक पार्ट है, ये फर्स्ट वाला जो होगा ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 वाला 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, और चौथा वाला 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें 4/5 दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे 4/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और फिर इसको यहां ज्वाइन कर देंगे और ये एरो दिखा देंगे हम राइट की तरफ मूव किया है हमने। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ये हम इसको ऐसे दिखा देंगे। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा है 7/4। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यानी इसका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो हमारा न्यूमिनेटर है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचे 3, और ये आपके डिनोमिनेटर में 4 आ गया। ठीक है, 1/3/4 आ गया ये। अब हम फिर से एक लाइन खींचेंगे, और हमारा पॉजिटिव नंबर है तो स्टार्टिंग में हम इसे 0 कंसीडर कर लेंगे, और फिर वही पार्ट्स करेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है,
ऐसे करते जाएंगे, जितना बड़ा आपका नंबर होगा उतना आप लाइन खींचते जाइए आगे को और बनाते जाइए। अब हमारा 1 3/4 है, तो अब 1 तो हमारा पूरा यूनिट आ गया, उसके बाद है 3/4, तो 1 हमारा पूरा हो गया। अब हमारा नंबर जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। हमारा नंबर जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से तो 7/4 जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। इट मीन्स कि वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब 1 तो पूरा हमारा नंबर आ गया, तो 1 तक तो पहुंच गए, बाकी हमारा क्या बचा ये 3/4। तो हम नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर के जो भी नंबर होगा, डिनोमिनेटर का जो भी नंबर होगा उतने पार्ट 1 और 2 के बीच के कर लेंगे। 4 पार्ट होंगे इसके, 1 1 2 3 4। अब हमारा पहला वाला पार्ट जो होगा 1/4 होगा, ये 2/4 होगा और ये 3/4 होगा। अब हमारे पास हम चलेंगे इसको, पहला हमारा 1 पूरा आ गया, उसके बाद 1/4, फिर 2/4 एंड 3/4, और ये पूरा जो हमारा आ गया ये क्या आ गया 1 होल 3/4 यानी 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वैल्यू जो है हमारी 7/4 को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? अब इसके बाद हम एक नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर का। नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास है 5/3। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो राइट हैंड पे हम 0 बना लेंगे और फिर वही पार्ट्स करेंगे इसके, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब हम देख रहे हैं 5/3 देखेंगे हम। 5/3 जो है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे 1 होल 2/3। निगेटिव है तो निगेटिव का साइन लग जाएगा यहां पर। इट मीन्स हमारी वैल्यू 5/3 जो है वो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, -2 से बड़ी, सॉरी -2 से तो है वो छोटी और -1 से है, -2 से बड़ी है और -1 से छोटी है। ठीक है, माइनस में उल्टा होता है, जो छोटा नंबर होता है माइनस में, जितना छोटा होता है नंबर उतना ही वो बड़ा होता है। अगर -7 लिखा है और -8 लिखा है तो -8 छोटा है और -7 बड़ा है। -1 जो है वो बड़ा है -4 से, -1 जो है वो बड़ा है -5 से, यानी जितना नंबर छोटा होगा माइनस में उतना ही वो बड़ा कंसीडर किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, हमारा नंबर -1 और -2 के बीच में लाई करता है। तो अब -1 तो ये आ गई हमारी वैल्यू, ये -2 आ गई और ये -3 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये डिनोमिनेटर है 3 है हमारा डिनोमिनेटर, तो हम 1 तो हमारा पूरा यूनिट है तो -1 तक तो पहुंच गए। उसके बाद जो बाकी 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है, -1 और -2 के बीच का जो हमारा रीजन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये हो गया -1/3, ये -2/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए 1 होल, तो 1 1/3 2/3 और ये पूरा हमारा बन गया 1 होल 1/3 2/3 सॉरी। तो ये पोर्शन जो है ये हमारा क्या होगा 1 होल 2/3 विच इज इक्वल टू 5/3। ये तरीका है हमारा माइनस के नंबर को, माइनस के रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है -4/8। -4/8 कर लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये एक लाइन खींचेंगे हम, माइनस का नंबर है राइट हैंड पे 0 लिखेंगे और 1 -1 -2। अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से, इट मीन्स कि ये 1 से छोटी वैल्यू है, -1 से सॉरी -1 से बड़ी वैल्यू है। -1 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अपॉन में 8 है, इसके 8 पार्ट कर लेंगे, 0 और -1 के बीच 8 पार्ट कर लेंगे। ठीक है, 8 पार्ट कर लिए। पहला वाला -1/8 -2/8
-3/8 -4/8 आ गए आपके पास -4/8। ये -4/8 को रिप्रेजेंट करेगा हमारे नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग एन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच एन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। मान लिए लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स। अगर हमें ए और बी के बीच, ए और बी टू रैशनल नंबर है और इसके बीच हमें अगर एक रैशनल नंबर निकालना है, वो सिंपल होता है। रैशनल नंबर बिटवीन ए बी क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। रैशनल नंबर ए और बी के बीच का जो रैशनल नंबर होगा, अगर एक निकालना है, अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो सिंपली ए प्लस बी अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए कि 3 एंड 4 के बीच हमें रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच हमें एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 3 को और 4 को ऐड कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड। ये हो जाएगा हमारा 7/2। तो 7/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करता है। अब मान लीजिए हमें 1 से ज्यादा रैशनल नंबर निकालना है। हमसे कहा जाए कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तब इसका तरीका क्या होता है कि दो तरीके होते हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो आप कर लेना, आपको जो इजी लगे वो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। पहला तरीका यह है कि जितने भी आपसे नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा नंबर से आप इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। 5 पूछे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिए और सेम से डिवाइड भी कर दिए दोनों नंबरों पे। ये आपका 18/6 एंड 24/6। अब आप ये चेक करिए कि 18 से लेके 24 तक क्या 5 नंबर्स आते हैं, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो 5 नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 5 नंबर आ रहे हैं तो यही छोड़ देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 18 के बाद कितना आता है, 19/6। ठीक है, अपॉन में सेम नंबर रहेगा। उसके बाद 20/6, उसके बाद 21/6, उसके बाद 22/6,
6, उसके बाद 23/6। ये 5 नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे। 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर लाई करने वाले ये है। एक तरीका तो यह है, क्या करना है इसमें, जितने भी नंबर पूछेगा उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और उससे एक ज्यादा से डिवाइड कर देंगे। एक तरीका तो यह है कि आप जितने भी रैशनल नंबर पूछे उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और एक उससे ज्यादा से डिवाइड कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई फ्रैक्शनल नंबर होता है और उसमें हम एक बार करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट होती है रैशनल नंबर की उतने रैशनल नंबर हमें नहीं मिल पाते हैं। तो फिर से हम यही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, फिर से जितने नंबर चाहिए होते हैं उतने हम उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, उससे एक ज्यादा से डिवाइड करते हैं। वो अभी क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए बता दूंगा। अच्छा, इसी सवाल को करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो भी समझ लीजिए। अब हमें अगर फाइंड 5 रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 3 एंड 4, एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि जितने नंबर पूछे जाए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और एक ज्यादा से डिवाइड करके दोनों नंबर्स में, और फिर एक एक प्लस करते जाएंगे, न्यूमरेटर में एक एक प्लस करते जाएंगे और उसे लिख देंगे। अब अगर हम ये भूल जाते हैं तरीका या हमें ये सूटेबल नहीं लगता है तो उसको कैसे करेंगे। अब आप देखिए कि ये फर्स्ट नंबर 3 है और ये सेकंड नंबर 4 है, तो इसका करने का एक तरीका है, डी फाइंड आउट करते हैं, डी डिफरेंस, डी फाइंड आउट करते हैं। डी क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये बी जो होता है ये बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है, बी जो होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है। अब यहां पर 4 बड़ा है तो बी 4 हो गया, ए हो गया 3। एन आपसे जितने नंबर पूछे, एन क्या होता है, जितने आपसे नंबर पूछे, 5 पूछे तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ए कितना है हमारे पास, 3 है, बी कितना है हमारे पास 4 है, और एन इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी की वैल्यू कितनी होगी, बी यानी 4 माइनस 3, एन कितना है 5 प्लस 1 यानी 1/6 आ गई वैल्यू, ठीक है। डी की वैल्यू 1/6 आ गई। अब हमें पहला रैशनल नंबर चाहिए, 3 और 4 के बीच पहला रैशनल नंबर चाहिए, तो R1 जो होगा क्या होगा, फर्स्ट नंबर छोटा वाला नंबर प्लस डी। R2 क्या होगा, पहला वाला नंबर प्लस 2D। R3 क्या होगा, पहला वाला नंबर प्लस 3D। R4 क्या होगा, पहला वाला नंबर प्लस 4D। R5 क्या होगा, पहला वाला नंबर प्लस 5D। अब A प्लस D करेंगे तो क्या आएगा, A कितना है हमारे पास 3 है, 3 प्लस 1/6, फिर 3 प्लस 2 इंटू 1/6, फिर 3 प्लस 3 इंटू 1/6, फिर 3 प्लस 4 इंटू 1/6, फिर 3 प्लस 5 इंटू 1/6, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 3 18 और 2 20/6, 6 18 और 19/6, 6 18 और 3 21/6, 6 18 और 4 22/6, 6 18 और 5 23/6। तो ये हमारा तरीका दूसरा तरीका है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर इसको अगर जो नंबर कट रहे हैं उनको काट के लिख दो, यानी उनको मिनिमाइज करके लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, जो मिनिमाइज हो सकते हैं उन्हें मिनिमाइज कर लीजिए और जो नहीं हो रहा है उनको छोड़ दीजिए ऐसे। तो ये दूसरा तरीका है। क्या करना है, जो भी आपको 2 नंबर दे रखे हैं उनमें जो छोटा वाला है वो A कंसीडर किया जाएगा और जो बड़ा वाला है वो B किया जाएगा कंसीडर। तो उसके बाद ये आपको फॉर्मूला लगाना है, D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। N क्या है, जितने आपसे नंबर पूछे गए हैं वो N की वैल्यू है। यहाँ 5 पूछे गए थे तो यहाँ N की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। D की वैल्यू निकालने के लिए D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। अब हमें पहला रेशनल नंबर चाहिए तो हमें क्या करना है, A प्लस सिंपली D कर देना है। दूसरा चाहिए तो 2D कर देना। A तो लगेगा सब जगह, A तो होगा ही होगा, A प्लस 1D, A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D।
इसी तरीके से अगर आपसे 10 पूछे जाएगा तो ऐसे 5 के बाद 6 दिया जाएगा, फिर 7 दिया जाएगा, फिर 8 दिया जाएगा, फिर 9 दिया जाएगा। इसी तरीके से आप आगे तक निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपके। अब देखते हैं नया टॉपिक। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर को डेसिमल में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 7/5, 25/8, 9/4, 10/3, 7/4, नहीं 7, बस ये 4 नंबर है। इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो इसका सिंपल तरीका है, डिनोमिनेटर से आप न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2.0, 5 4 जा 20। तो ये आपका सिंपली डिवाइड करेंगे और 7/5 जो है वो आपका 1.4 हो जाएगा। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गए आपके रैशनल नंबर की। इसके बाद है आपका 25/8, तो 25 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 1.0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो 25/8 को हम क्या लिखेंगे, 25/8 जो होगा हमारा वो होगा 3.125। इसके बाद है 9/4, तो 9/4 को हम कैसे लिखेंगे, 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचा 0.0, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, कितना आया 2.25। 9/4 2.25। अब है हमारा 10/3, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 लगाया, पॉइंट लगा के 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इसी तरीके से 1 बचता रहेगा और 3 3 3 3 आता जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब आप कहां तक लिखेंगे इसको, 10/3 को आप क्या लेंगे, 3.33333 कहां तक लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका यह है कि आप 3 और जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, एक नंबर का रिपीटेशन है ना 3 का, 3 3 3 3 है, तो पॉइंट लगाकर 3 लगाएंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो ये इसका मतलब, ये बार लगा इसका मतलब ये है कि इस 3 की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपके पास कोई नंबर है 5.242424, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 5.24 बार। ठीक है, या आपके पास लिखा 6.758 758 758 डैश 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 डैश, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 6.758 बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर को यह चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो उसका तरीका यह है, मान लीजिए हमें
दे रखा है 12/18। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि हम ये चेक करते हैं कि 12 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप चेक करते हैं 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें अब कॉमन फैक्टर ये है, एक कॉमन फैक्टर ये है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2/3। तो 12/18 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो 2/3 होगी। अब हम देखते हैं 3/4। अब 3/4 में 3 का भी कोई फैक्टर नहीं है, 3 इंटू 1 होगा, और 4 का भी कोई 4 के दो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी है, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी है और उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद है, कोई भी कॉमन फैक्टर अगर है, एग्जिस्ट करता है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जैसे 14/21 है, 14 के फैक्टर है 2 इंटू 7, 21 के फैक्टर है 3 इंटू 7, तो कॉमन फैक्टर है 7। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर था, इसलिए ये 14/21 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद, यानी 2/3। ठीक है, अगर हमारे पास लिखा 3/5/7, तो 5 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 1 और 7 के फैक्टर होंगे 7 इंटू 1। अब इन दोनों में 1 को नहीं मानते कॉमन, 1 तो सबके साथ होता है, तो इसके अलावा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5/7 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 5 किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब एक नया टॉपिक देखते हैं, conversion of decimal number in the form of P/Q। ठीक है, हमें जो है कन्वर्ट करना है, किस में करना है? डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? P/Q की फॉर्म में करना है। किस तरीके से करते हैं? तो हमारे पास दो तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को P/Q की फॉर्म में बदलना बहुत आसान होता है। जैसे मान ली लिखा है हमारे पास 2.45 लिखा है, ठीक है, तो 2.45 को हम लिख सकते हैं 2.45/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है। अब चेक करते हैं कि हमारा जो पॉइंट लगा हुआ है वो कितने नंबर के बाद लगा हुआ है। 1 2, 2 नंबर के बाद हमारा पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हटाएंगे और जितने नंबर के बाद लगा है उतने ही जीरो नीचे ऐड कर देंगे, 245/100। आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा यह है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें। अब हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10 0, 5 4 20, 5 9 45। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो क्या करेंगे, पहले तो हम उसके नीचे 1 लिखेंगे और जितने नंबर के बाद पॉइंट है उतने ही जीरो नीचे लगा देंगे। अगर वो डिवाइड हो रहा है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने का तरीका मैंने बता ही दिया है कि जो कॉमन फैक्टर है उन्हें हटा देंगे। अगर आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं कटता है तो क्या करेंगे, आप 245 के फैक्टर कर लेंगे, 5 4 20 और 5 9 45, 7 7 7
1 जा, तो 245 के कितने फैक्टर हुए, 5 इंटू 7 इंटू 7, और फिर 100 के फैक्टर कर लेंगे, 100 के फैक्टर कितने होंगे, 2 5 जा 0, 2 5 2 जा 5 जा एंड 5 5 जा एंड 5 1 जा, इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो जो कॉमन होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 7 7 जा 49 अपॉन 2 टू द 4 5 जा 20, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को अगर हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो वो तरीका ये है, ये जो फॉर्म है पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, उनको किस तरीके से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज किया जाए। जैसे हमारे पास लिखा है 5.3333 ऐसे सोन लिखा हुआ है, तो ऐसे तो लिखा नहीं होता है, हमें जो दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा 5.3 बार, इट मीन्स कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। अब इसको कैसे किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप किसी कंपटीशन बेस्ड एग्जाम में बैठे हैं और आपको बहुत शॉर्टकट चाहिए तो उसका तरीका अलग है, और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, आपको बोर्ड में लिखना है तो उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो अब अगर आप शॉर्ट टाइम में अगर सॉल्व करना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसका तरीका अलग, और अगर आपको पूरा लेंथी करके लिखना है, एग्जाम की कॉपी पर लिखना है तो उसका तरीका अलग है। तो अगर हम एग्जाम की कॉपी में लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, पहले समझ लेते हैं। हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 5.3 बार। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिपीटेशन एक नंबर का हो रहा है, अगर एक नंबर का रिपीटेशन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 नंबर का रिपीटेशन है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर का रिपीटेशन है तो 1000 से करते हैं, 4 नंबर का रिपीटेशन है तो 10,000 से करते हैं। यहां पर हमारे पास एक नंबर का रिपीटेशन है तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 53.3 बार। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या था, ये पॉइंट एक प्लेस राइट हैंड की तरफ को चला जाता और ये 53 हो जाता, और 0.333 आता तो 0.333 का मतलब 3 बार। ठीक है, 10x हो गया। अब ये हमारा x जो है इसकी वैल्यू नीचे रखेंगे, कितनी है 5.3 बार। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 3 बार में 3 बार आ जाएगा 0, 13 माइनस 5 8, 4 बचेंगे 48 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितने बचे 9x बचेंगे, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 अपॉन 9। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 0 9, 3 1 3 6 18, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 16 अपॉन 3 विच इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये हमारा तब है जब हमारा एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं, जब हमारा 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 5.23 बार। ठीक है, 5.23 बार लिखा है तो इसको भी हम x एज्यूम कर लेंगे, और 2 नंबर का रिपीटेशन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, 2 नंबर से 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ को जाते हैं, 523.23 बार हो जाएगा, और फिर वही तरीका के ऊपर जो हमारा x है उसको इसमें से माइनस कर देंगे 5.23 बार। ठीक है, माइनस करेंगे 0 0, 13 माइनस 5 8, 1 एंड 5 518, और यहाँ पर हो जाएगा 99 x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 518 अपॉन 99 विच इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये p अपॉन q की फॉर्म है। ये दूसरा तरीका है जब हमारा 2 नंबर का रिपीटेशन हो। अब एक और आता है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास जो एक नंबर है वो इस तरीके से दे रखा है 5.243 बार, यानी कि बार जिन नंबर पे लगाया है उससे पहले एक नंबर हमारे पास है। जब हमारे पास पहले एक नंबर होता है तो पहले इसको बाहर निकालना होता है,
ठीक है, या फिर आप चलिए पहले इसी नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। जब हम पहले इस नंबर को हमें बाहर निकालना है तो हमें अगर इसको पॉइंट के इधर लाना है तो एक नंबर को बाहर लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 52.43 बार हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस 43 को भी हमें बाहर निकालना है, दो नंबर का रिपीटेशन है तो हम क्या करेंगे, 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x तो ये पहले से था और 100 से और मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 1000x। या तो इसमें 100 से कर दी या इसमें ऊपर वाले में 1000 से कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5243.43 बार। अब जो ये हमारा 10x है इसमें इसको इस 1000x में से कर देंगे माइनस, ये हमारे पास कितना है 52.43 बार। फिर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, 0.915 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 990x, x इज इक्वल टू 5191 अपॉन 990। ठीक है, ये तो है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है, वो भी चेक कर लेते हैं। हमें दे रखा 5.3 बार। 5.3 बार को चेक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करने का तरीका है, सबसे पहले तो जो नंबर लिखा है वो लिख देंगे, 53 लिख देंगे। ठीक है, एक नंबर का रिपीटेशन है, एक नंबर का रिपीटेशन है तो लिखेंगे उतने ही 9 लिख देंगे, 53 अपॉन 9। ठीक है, 53 को हमने ऐसे लिख दिया और जितने नंबर पे बार लगा था वो नीचे आ गया, और ये जो 5 है जिसे बार नहीं लगा है इसको हम ऊपर वाले में से कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 3 3 16 अपॉन 9 3। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर है, दो नंबर का हमारे पास रिपीटेशन है 5.23 बार। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको, 523 तो ऐसे लिख देंगे, अपॉन में कितने नंबर पे बार है, दो नंबर पे बार है, माइनस 523 पूरा नंबर लिखेंगे, 523 पूरा नंबर लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 518 अपॉन 99। ठीक है, क्लियर, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। अब हमारे पास है एक नंबर 5.243 बार। ठीक है, अब हमारे पास ये नंबर है, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास कितना है 523। ठीक है, 243 अपॉन माइनस 5 अपॉन 52 पूरा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको छोड़कर सब पूरा माइनस करेंगे, और अपॉन में कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, दो नंबर पे बार लगा हुआ है तो उतने ही 9 बना देंगे, और रोकना कुछ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का शॉर्टकट मेथड पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करने का क्या है देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है 6 बार, 0.6 बार, तो हम क्या करेंगे 6 को हम एज इट इज उतार लेंगे, और कितने नंबर पे बार लगा है, एक नंबर पे बार लगा है तो उतने ही 9 बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 23 तो क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। ठीक है, और कितने पे नंबर पे बार लगा है, दो नंबर पे बार लगा है तो ये 99 हो जाएगा। ठीक है, उतने ही 9 बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर 69 है, 269 लिखेंगे,
माइनस जिसपे बार नहीं लगा उसे माइनस कर देंगे, अपॉन कितने पे बार लगा हुआ है, 2 नंबर पे बार लगा हुआ है उतने 9 बनाएंगे, और जो जिसपे बार नहीं लगा है उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 267 अपॉन 990। छोटा कर सकते थे, 3 8 24, 3 9 27, 3 3 3 3 0, और ये हो जाएगा आपके 89 अपॉन 330, विच इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर दोज नंबर्स which are non-terminating and non-repeating। ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हो और ना ही रिपीट होते हो, नोन एज इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हो और ना ही रिपीट होते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते। अच्छा, एक और बात, इसमें जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, उनको अगर हम रूट में लिखें, √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं और वो रूट में होते हैं, तो वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं और वो रूट में लिखे हैं, तो वो भी इरेशनल नंबर होंगे। अच्छा, एक बात और, पाई हमारा जो होता है, पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है? पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल का सम जो है वो कभी भी रैशनल नहीं होगा, वो हमेशा इरेशनल होगा। सम ऑफ रैशनल एंड irrational number always irrational। ठीक है, नंबर 2, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। नंबर ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है? सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को ऐड करें, तो जो हमारे पास नंबर्स मिलेंगे वो इरेशनल ही होंगे। आप इन दो नंबर को कंसीडर करिए। 2 एक रैशनल नंबर है
और √3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इनका सम करते हैं तो हमेशा हमें कैसा नंबर मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा है डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दो नंबर का, रैशनल का और इरेशनल का प्रोडक्ट, और इरेशनल और रैशनल का प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, इसके बाद है डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रैशनल हो एक इरेशनल हो, उनका डिवीजन भी इरेशनल ही होगा। ठीक है, रैशनल और इरेशनल का सम, इरेशनल रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस, इरेशनल रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का डिवीजन भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रैशनल एंड इरेशनल। अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, नॉट नीड टू बी इरेशनल, यानी कि दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके पास 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है और एक आपके पास 3 - √3 एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 5, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो याद रखिए कि अगर दो रैशनल नंबर हैं, दो इरेशनल नंबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका सम जो हो वो इरेशनल ही आए। इरेशनल आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू irrational number not need to be irrational। अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर हैं तो उनका डिफरेंस इरेशनल नंबर आए ये जरूरी नहीं है। उनका डिफरेंस इरेशनल नंबर आए वो जरूरी नहीं है। ये भी एक इरेशनल नंबर है और एक ये भी इरेशनल नंबर है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? -2, विच इज अ रैशनल नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो इरेशनल ही आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number not need to be irrational। यानी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो। ये हमारे पास दो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,
डिवीजन ऑफ टू irrational number not need to be irrational। ठीक है, दो इरेशनल नंबर का डिवीजन जो है वो इरेशनल हो, ये जरूरी नहीं है। ये दोनों इरेशनल नंबर है 3√3 एंड 5√3, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3/5 आएगा विच इज रैशनल। ये मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब एक हमें इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन में चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, उनमें सारे स्टेप उसी तरीके से करना है जैसे √2 में किए गए हैं, बस नंबर की चेंजिंग होती है। आप इसको समझ लीजिएगा कैसे करने। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये एज्यूम कर लिया कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। अब अगर रैशनल नंबर है तो √2 को किसकी फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ये भी मान लिया, अब P/Q को हमने मान लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब हमारे पास √2 इज इक्वल टू P/Q है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ की हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू P² / Q² विच कैन बी रिटन एज P² इज इक्वल टू 2Q²। अब यहां लिखा है कि P² इज इक्वल टू 2Q², इसका मतलब P² इज इक्वल टू 2Q² का मतलब है कि P² इज इक्वल टू 2 इंटू Q² और P² इज इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू Q। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 2 जो है, ये 2 जो है वो P² का क्या है, फैक्टर है। तो इससे क्या पता चला कि 2 जो है वो P² का फैक्टर है। इससे क्या पता चला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। ये बात याद रखिए, अगर कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उसका खुद का भी होगा। अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ P², सॉरी P², 2 इज अ फैक्टर ऑफ P², तो ये बताता है कि 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, P का भी होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6², तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, ये रिमेंबर करना का, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उसके खुद के भी का भी फैक्टर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ P²। ठीक है,
दैट इज इंप्लाइज दैट 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। 2 जो है वो p का भी फैक्टर है। इट मीन्स p इज इक्वल टू 2n, यानी p जो है वो इस तरीके से है कि 2 इंटू कोई नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम कहें कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है तो इट मीन्स कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू कोई नंबर, यानी 2 3 6, तो ये एक नेचुरल नंबर है। तो p की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 2 इंटू कोई नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 जो है वो p का फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि p जो है वो 2n टाइप का है, यानी 2 इंटू कोई नेचुरल नंबर। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन में हम p की वैल्यू रख देते हैं। पुट p इज इक्वल टू 2n इन सेकंड, सेकंड में रख देते हैं। तो यहाँ p स्क्वायर की जगह हम 2n होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 2q स्क्वायर लिखेंगे, और यहां से हो जाएगा ये 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। को सॉल्व करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब हमें q स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है, 2n स्क्वायर मिली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है, ये 2 जो है, देखो यही कंडीशन है, सेम कंडीशन है कि p स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के बराबर है, कि इससे पता चला था कि 2 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। अब इसी तरीके से यहाँ पर q स्क्वायर जो है वो 2n स्क्वायर है, इससे पता चला कि 2 इज फैक्टर ऑफ, 2 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अब मैंने पहले बताया कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उस नंबर का खुद का भी फैक्टर होगा। जब जो q स्क्वायर का ये 2 फैक्टर है तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q का ही फैक्टर होगा। अब 2p का भी फैक्टर है और 2p का भी फैक्टर है और 2q का भी फैक्टर है, दैट इज इंप्लाइज दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q, बोथ p और q दोनों का फैक्टर है। लेकिन हमने एज्यूम किया, क्या किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि p और q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, हमने तो ये एज्यूम किया था। तो इससे क्या पता चला कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। और हमने क्या एज्यूम किया था, एक तो ये एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है, और दूसरा हमने एज्यूम ये करा था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमारा 2 जो है वो दोनों का फैक्टर निकल आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, हमारा एजम्पशन वाज रॉन्ग। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, ये वाला एजम्पशन रॉन्ग था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा एजम्पशन ये भी फेल हो गया। √2 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज इंप्लाइज दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो आपके पास कभी भी √2 √3 √4 कुछ √4 नहीं, √5 √6 √7 √8 कोई भी नंबर आ जाए तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय वाइज करना है। और जहां जहां 2 है, अगर 2 को कहेगा तो 2 2 जहां पर आएगा, जहां जहां 3 है वहां 3 3 रखते चले जाएंगे, और जहां 5 है वहां 5 5 रखते चले जाएंगे। अब एक नया टॉपिक देखते हैं। अब वो हमारे पास टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन अ रियल नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। अब हमारे इरेशनल नंबर जो है क्या होते हैं, ये √2 को हमसे रिप्रेजेंट करने को कहेगा, √3 को हमसे रिप्रेजेंट करने को कहेगा, √5 को, √6 को, √7 को, ये सारे इरेशनल नंबर है। अब इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पहले ये ध्यान रखिए, जो भी हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है उससे एक कम कर देंगे। जैसे 2 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हमेशा लेंगे, और जो पहला नंबर लेंगे वो जो गिवन नंबर उससे एक कम लिखेंगे और उसका रूट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें √3 लेना है तो एक कम करेंगे, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन रूट। फिर 5 करना है तो √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन रूट। अगर हमें 6 लेना है तो √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन रूट।
अगर √7 लेना है तो √6 प्लस 1 इन रूट। ठीक है, क्या करना है हमें, अगर हमें √n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है, √n-1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इन रूट। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब मान लीजिए हमें √2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम पहली वैल्यू को देखते हैं, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है हमारे पास √1। तो हम क्या करेंगे, हम 1 पर जाएंगे, 1 इधर से नहीं लेते, यहां से लेते हैं, बीच में से लेते हैं, थोड़ा परेशानी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 एंड 0 -1 -2। अब हमें √2 को दिखाना है तो पहला नंबर हमारा क्या है, 1 है। तो हम 0 से 1 पर जाएंगे और 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो दूसरी वैल्यू है उतनी डिस्टेंस लेके, यानी दूसरी तो हमेशा 1 ही रहेगी, 1 लेके एक आर्क लगाएंगे कंपास से। ठीक है, उसके बाद हम इस 0 से यानी O से जो है हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आप कंपास में डिस्टेंस लेके, यहां से ये डिस्टेंस लेके OA डिस्टेंस लेकर क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आई OB, ये हमारी √2 को रिप्रेजेंट करेगी। OB जो होगी वो हमारी क्या होगी, √2 को रिप्रेजेंट करेगी और ये वैल्यू 1.4 के करीब आएगी। वैसे तो 1.414 और भी निकल सकती है, इसके आगे तक भी निकल सकती है, लेकिन क्योंकि हमारा स्केल जो होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 mm होती है, यानी 0.1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और लीस्ट काउंट क्या होती है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस या सबसे छोटी मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। अब इससे 1 mm से छोटा हम नहीं ले सकते, इसलिए हम 1 प्लेस तक ही इसकी वैल्यू को दिखाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें √3 की वैल्यू निकालना है तो √3 के लिए पहले हमें क्या दे रखा है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले हमें ये सारा प्रोसीजर √2 का करना पड़ेगा। √2 पर पहुंचने के बाद अब हमें √3 निकालना है, तो अब अगला स्टेप क्या करेंगे, √2 तक तो हमें जाना ही जाना है, उसके बाद हमें √3 निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ये जो रूट यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद फिर वही तरीका, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, 1 यहाँ से आर्क लगाएंगे और आर्क लगाने के बाद फिर यहाँ से फिर हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए पॉइंट C है। ठीक है, इस C पॉइंट तक की हम डिस्टेंस कंपास में लेंगे, यहाँ से O से C तक की डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। तो ये कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, D पॉइंट। तो ये OD जो होगी वो हमारी √3 को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि 1.7 होगी लगभग। ठीक है, एक ही प्लेस तक नंबर निकाल सकते हैं स्केल से। अब अगर हमें √5 की निकालना है तो √5 से आप इससे भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर दूसरा तरीका भी होता है इसका, √5 के आपको निकालना है तो फिर से आप क्या करेंगे, आपके पास ये किसकी डिस्टेंस आ गई है, √4 के आ गई है डिस्टेंस। तो पहले हमने √3 की निकाल ली ये वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो √2 की है, ये √3 की है। अब हमें किसकी निकालना है, √4 की निकालना है। तो √4 जो होता है वो होता है 2। ठीक है, √4 कितना होता है, 2 होता है। तो अब इसका हम दूसरे तरीके से बताते हैं कैसे करेंगे। √4 जो होता है वो 2 होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम 0 1 2 3, तो हमारा पहला यूनिट है 2, तो हम 2 पर जाएंगे और 2 पर जाने के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारा दूसरा यूनिट कितना है, 1 है, तो हम 1 यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट कट कर लेंगे। उसके बाद हम 0 से इसको यानी O से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारी √5 को डिफाइन करेगी, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास 1 यूनिट है और ये हमारे पास 2 यूनिट है, यानी √4 है, ये हमारे पास √4 है, ये यूनिट यहाँ से यहाँ तक √4 है, और ये जो वैल्यू है हमारी √5 है। अब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कंपास में लेंगे और एक ऐसे करके आर्क लगाएंगे। तो ये डिस्टेंस आएगी हमारी O से A तक की डिस्टेंस जो आएगी, यानी OA जो होगी वो हमारी √5 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब अगर हमें √6 की वैल्यू निकालना है
√6 की वैल्यू निकालना है, तो √6 के लिए हमें √5 तक तो पहुंचना पड़ेगा, यही स्टेप अप्लाई करना पड़ेंगे। √5 अप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद फिर हम यहाँ से फिर से 1 सेंटीमीटर क्या है 1 यूनिट का एक कट लगाएंगे और यहाँ से ओ से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी पॉइंट तक की डिस्टेंस लेंगे और डी पॉइंट तक की डिस्टेंस कंपास में लेने के बाद फिर एक आर्क लगाएंगे। ये हमारा मान लीजिए बी पॉइंट है, तो हमारी जो डिस्टेंस ओ बी है वो √6 को डिफाइन करेगी, ये √6 है। इसी तरीके से हम अगर √7 की वैल्यू निकालना है तो √7 के लिए निकालने के लिए √6 की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगी, यानी यहाँ तक पहले पहुंचना पड़ेगा और फिर एक हम आर्क लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ से आर्क यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे और डिस्टेंस मेजर करने के बाद फिर एक आर्क लगाएंगे जो यहाँ आएंगे, मान लीजिए सी है, तो ये ओ सी जो होगी वो हमारी √7 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। आगे बात समझिए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है, अब हमारा टॉपिक क्या आता है, रियल नंबर। अब हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो पहले रियल नंबर समझ लेते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर जो हो वो नॉन नेगेटिव नंबर हो, यानी कि स्क्वायर करने पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिले। दोज नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। यानी रैशनल भी इसमें आ जाएंगे और इरेशनल भी आ जाएंगे, दोनों रैशनल और इरेशनल मिला के ही रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, मान लीजिए 1 और 2 है, इनके बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे इनफाइनाइट रियल नंबर, मान लीजिए कि हम इसके पार्ट करते हैं, अगर हमारे पास इसके 1.01 पार्ट करते हैं तो हमारे पास 1, मतलब हम इसके जो है 10 पार्ट करते हैं तो पहला नंबर हमारे पास 1.01 आएगा, फिर 1.02 आएगा, फिर हमारे पास 1.03 आएगा। अगर हम इसके 100 पार्ट करते हैं तो हमारे पास पहला 1.000, अगर हम 10 पार्ट करेंगे, सॉरी, तो अगर हम 10 पार्ट करेंगे तो 1.1 आएगा, फिर 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, इसी तरीके से आते जाएंगे। और अगर हम इसके 100 पार्ट करेंगे तो पहला 1.01, फिर 1.02, फिर 1.03 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ऐसे नंबर 100 नंबर आ जाएंगे। अगर हम 1000 पार्ट करेंगे तो 1.0001, फिर 1.002, अगर हम 1 लाख पार्ट करेंगे तो 1.00, 10,000 पार्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1.0002 आ जाएगा, इस तरीके से चलते रहेंगे। 1000 पार्ट करेंगे तो अगर हम 1 लाख पार्ट करेंगे तो 1.0001 आएगा, फिर 1.00002 आएगा, इसी तरीके लैख के बाद 10 लाख पार्ट करेंगे तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पॉइंट के बाद 0 बढ़ते चले जाएंगे और हमारे पास इनफाइनाइट तक हम ऐसे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब इन रियल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए हमें कोई नंबर दे रखा है 5.432, मान लीजिए हमें ये नंबर दे रखा है और हमसे कहा जाए कि इसको नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो उसका तरीका क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो स्केल होता है उससे सिर्फ हम पॉइंट के बाद एक ही यूनिट का एक ही नंबर तक क्लियरली यानी कि एक्यूरेटली बता सकते हैं। अब इन दो नंबरों को हम कैसे डिफाइन करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो इसका तरीका यह है, हम इसको मैग्नीफाई करते जाते हैं। कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये नंबर लाइन हमने खींच ली, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6
7, इसी तरीके से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अब हमारे पास जो ये नंबर है 5.432, ये 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो इट मीन्स ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? इन 5 के बीच और 6 के बीच लाई करेगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे तो 5 और 6 के बीच 10 पार्ट फिर कर लेंगे। 5 और 6 के बीच फिर से 10 पार्ट कर लेंगे। ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा 6 हो गया। अब इसके 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 एंड 10 पार्ट हो गए। अब पहला वाला जो ये नंबर होगा ये हमारा होगा 5.1, फिर क्या होगा हमारे पास 5.2, फिर क्या होगा 5.3, फिर क्या होगा 5.4, फिर 5.5, फिर 5.6, फिर 5.7, 5.8, 5.9। ठीक है। अब हमारा नंबर जो है 5.43 है, यानी 5.4 से तो बड़ा है लेकिन 5.5 से छोटा है, यानी ये नंबर जो है 5.4 और 5.5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। तो हम हमारा कहां पर आएगा 5.4 और 5.5 के बीच। फिर से हम इसके ऐसे लाइन खींच लेंगे और अब हमारे पास ये एंड और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा वो 5.4 का होगा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंड पॉइंट होगा 5.5 का होगा। ठीक है। फिर हम इसके 10 पार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमारा पहली वाली जो नंबर होगा क्या होगा 5.41 होगा, फिर 5.42 होगा, फिर 5.43 होगा, फिर 5.45 होगा, सॉरी 5.44 होगा, 5.55 होगा, 45 होगा, 5.46 होगा, 5.47 होगा, 5.48 होगा, 5.49 होगा। ठीक है। अब हमारे पास कितना है 5.432, यानी कि 5.43 से बड़ा है नंबर और 5.44 से छोटा है, यानी 5.43 और 5.44 के बीच हमारा नंबर लाई करेगा, यानी हमारा नंबर कहाँ लाई करेगा 5.3 और 5.44 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। फिर से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे और फिर स्टार्टिंग वाला नंबर जो होगा 5.43 का होगा और लास्ट वाला होगा 5.44 का। अब इसके फिर से 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10। अब 5 पहला नंबर होगा 5.431, फिर होगा 5.432, फिर होगा 5.433, फिर होगा 5.434, फिर होगा 5.435, फिर होगा 5.436, 5.437, 5.438, 5.439 एंड 5.44। अब हमारा नंबर है 5.432, तो हम यहाँ देखते हैं 5.432, ये आ गया हमारा 5.432। तो ये नंबर जो है हमारा 5.43 को, इसको हम मार्क कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से हम, अगर कोई हमें रियल नंबर दे रखा हो और उसको हमें अगर नंबर लाइन पर दिखाना हो तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आता है रियल नंबर से रिलेटेड। क्या आता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स ज्योमेट्रिकली। हमें रूट एक्स की वैल्यू ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए हमें रूट 6.3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है या रूट 8.4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम रूट 6.3 की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6.3 की एक लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। कितनी खींचेंगे 6.3 की, ए से बी तक हम 6.3 की एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, खींच ली और ये 6.3 को हम कर देंगे मार्क। उसके बाद हम इसमें एक्सटेंड कर देंगे 1 यूनिट, जो भी हम अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर एक बढ़ा देंगे। अगर ये हमने 6.63 सेंटीमीटर लिया तो एक सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। अगर हमने इंचेस लिए हैं या जो भी आपने यूनिट माना है तो उसका एक यूनिट बढ़ा देंगे। ठीक है। और एक यूनिट बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को करेंगे हम बाइसेक्ट। बाइसेक्ट से क्या होगा, हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा।
मान लीजिए हमें ये सेंटर पॉइंट मिल जाता ओ, ठीक है। अब ओ से ए तक की डिस्टेंस कंपास में लेंगे, कंपास में लेने के बाद यहां से इसके एक हाफ यानी सेमी सर्किल बना लेंगे, ठीक है। सेमी सर्किल बनाने के बाद ये जो बी पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट सी डी पर मान लीजिए सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो बी डी डिस्टेंस है ये हमारी डिस्टेंस जो होगी वो 6.3 को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? बी डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 6.3 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, रूट 6.3 को। अब मान लीजिए हमारे पास 8.4 है, अब हमें 8.4 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 8.4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, 8.4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और इस बी पॉइंट को मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 1 यूनिट एक्सटेंड कर देंगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और अगर इंचेस है तो इंचेस, ये हमने मार्क कर दिया। फिर उसके बाद फिर से क्या करेंगे? इस लाइन को ए सी को हम करेंगे बाइसेक्ट, ए सी को हम कंपास से बाइसेक्ट करेंगे, यहां से अगर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो यहां से हमें सेंटर मिल जाएगा। अब सेंटर मिलने के बाद यहां से ओ से ए तक की डिस्टेंस अपने कंपास में लेने के बाद यहां से इसका सेमी सर्किल बना लेंगे। सेमी सर्किल बनाने के बाद हम इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो सेमी सर्किल को डी पॉइंट पे काटेगा, और ये जो डी बी डी डिस्टेंस है ये हमारी 8.4 को रिप्रेजेंट करेगी। ये बी डी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? रूट 8.4 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये तरीका है ज्योमेट्रिकली किसी रियल नंबर के रूट की वैल्यू निकालना या रियल नंबर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक आता है आपका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी है जिसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल नंबर को हमें हटाना होता है यानी इसे रैशनल बनाना होता है। और उसके लिए तरीका क्या है? जो भी हमारे पास नीचे नंबर है इरेशनल नंबर, यहाँ √3 है, तो हम इसी नंबर से इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वालों की तो √2 हो जाएगा और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर रूट में अगर दो नंबर सेम है और उनकी मल्टीप्लाई करी जाए तो सिर्फ उनके ऊपर से रूट हट जाता है, ठीक है। ये तरीका है रैशनलाइज करने का, जब हमारे सिंपल एक फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमिनेटर एक रैशनल नंबर हो और डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके का नंबर है 2/2 माइनस √3 या 2 प्लस √3। अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो दो नंबरों से मिलकर बना है, यानी एक रैशनल है और एक इरेशनल नंबर है, प्लस लगा हुआ है, अब इसको कैसे रैशनलाइज करें? अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर √3 को खत्म करना है और हमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर 2√3 आ जाएगा, तो और यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ 2√3 आ जाएगा, तो ये तो फिर से इरेशनल नंबर रहेगा। अब इसका तरीका क्या है कि हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कंजुगेट क्या होता है? किसी भी नंबर का कंजुगेट, अगर a प्लस बी है तो इसका कंजुगेट जो होगा वो a माइनस बी होगा, और अगर a माइनस बी है तो इसका कंजुगेट जो होगा a प्लस बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस √3 है और हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 प्लस से करना है, 2 प्लस √3 से करना है, ठीक है। दोनों तरफ हम 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 और 2 की √3 से करेंगे तो क्या आएगा? 2√3। अब नीचे हमारे पास एक वैल्यू प्लस, दोनों वैल्यूज हमारे पास उल्टे से करेंगे, एक प्लस का है तो माइनस से करेंगे, तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। हम ये जानते हैं कि 2 प्लस हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है हमारी, आप 6 7 8 में पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 2√3 अपॉन 4 माइनस 3 यानी 4 प्लस 2√3 अपॉन 1
इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3। तो यहां से नीचे से हमारे जो इरेशनल नंबर था वो एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से अगर हमारे पास दो नंबर दे रखे, अगर नीचे दो नंबर दे रखे प्लस या माइनस में, तो हम इस तरीके से इसको रैशनलाइज करेंगे। अब एक सवाल हमारे पास ये भी आता है कि इफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू a प्लस b √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस तरीके का सवाल आए तो हमें क्या करना है? तो इस तरीके का सवाल जब आएगा तो हमें क्या करना है? तो हम पहले जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है? जो नीचे वाला है नंबर उसके कंपोनेंट है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 + 1 है तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर का नंबर ऐसे ही लिखे देगा, जो भी वैल्यू दे रखी है आपको ऐसे ही लिख देंगे। अब √2 - 1 की √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे फिर वही प्लस की आइडेंटिटी प्लस और माइनस वाली, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस b √2 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जब a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab अपॉन, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? 2 - 1 और इक्वल के बराबर में क्या आ जाएगा? a प्लस b √2। और जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? 2 + 1 - 2 √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू a प्लस b √2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस -2 √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2। अब देखें गौर से, तो ये एक ही तरीके के नंबर, एक नंबर जो है अकेला है और दूसरे के साथ √2 लगा हुआ है। अगर हम इनकी कंपेयरिंग कर ले दोनों साइड की, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a के प्लेस पे हमारे पास यहाँ क्या है? 3 है। a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और b के प्लेस पे क्या है? यहाँ पर -2। यहाँ प्लस होता तो 2 लिखते हैं, लेकिन माइनस है तो -2 लिखेंगे। b इज इक्वल टू -2। तो हमें अगर इस तरीके से सवाल दे रखा हो और a और b की वैल्यू पूछ जाए तो उससे करने का तरीका यह है कि पहले रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद उनको सेम फॉर्म में ले आएंगे और फिर कंपेयरिंग करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका जो नंबर सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया है। बस अब इसमें जो है आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। बाकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको करा दिया जाएगा। ठीक है। और आप जो है उनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के सवाल आते और किस तरीके से हमसे एग्जामिनर पूछता है। सारे टाइप के उसमें क्वेश्चन करा जाएंगे। बाकी जो आपके फंडामेंटल्स है नंबर सिस्टम के और किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, वो सारे मैंने जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको सभी करा दिए। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने के समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपके समझ में आ जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और मैं भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें को देख के आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।